मैं उस अंधेरी रात में अकेला ही उस जंगल में भटक रहा था। ये जंगल मेरे लिए नया नहीं था, मगर जब मैं उस शाम फौजियों के कैंप में दूध और अंडे पहुंचाने गया तो मैं रास्ता भटक गया। उस रात अचानक ही आंधी बारिश आने लगी और मैं जंगल में ही फंस गया था। और तभी मुझे उस जंगल में एक अजनबी लड़की दिखाई दी। मेरा नाम आरिफ है। मेरा दूध और अंडे बेचने का काम है। मेरे 4 बच्चे हैं जिन्हें मैं अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना चाहता था। मैंने हमेशा नेक कमाई से ही अपनी बीवी बच्चों को पाला था। मैं कभी दूध में पानी भी नहीं मिलाता था, इसलिए मेरा दूध दूर दराज के लोगों की भी पहली पसंद था। मैंने भैंसें पाल रखी थी जिनका खालिस दूध मैं बहुत ही मुनासिब रेट पर बेचता था। मेरी बीवी रिमशा भी मेरे काम में मेरा बराबर का साथ देती थी। कभी कभी तो मैं उसकी हिम्मत और उसका हौसला देखकर दंग रह जाता था। वे जिस घराने से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ पर उसे पानी पिलाने के लिए भी नौकरानियाँ उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़ी रहती थीं। वे एक बहुत ही अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसके बड़े घर में 2 भाई थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे अब्बा उनके घर में मुलाजिम थे। मेरी बीवी रिमशा दूसरे मुल्क से पढ़कर आई थी। अपने अब्बा के इंतकाल के बाद मैं उसके घर में मुलाजमत करने लगा था। घर के बाकी नौकरों की तरह कभी मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसकी तरफ नज़र उठाकर देखूं, मगर किसी ने सही कहा है कि जोड़ी अल्लाह ताला ऊपर बनाते हैं। एक हाथ से मैं उन दोनों की ज़िंदगियां बदल दी। एक बार रिमशा के माँ बाप और उसके दोनों भाई भाभियाँ सब किसी फंक्शन में गए हुए थे। बस घर में रिमशा ही थी। मैं भी बाकी नौकरों के साथ घर का काम निपटा कर सर्विस क्वार्टर में सो रहा था कि अचानक गोलियों की आवाज़ आई। बाकी सारे नौकर तो डर कर कमरे में ही छिपे रहे, मगर मैं घर के अंदर चला गया। घर में कुछ डाकू घुस आए थे। उन्होंने रिमशा पर बंदूक तान रखी थी और उससे तिजोरी की चाबी मांग रहे थे। वे बेचारी डर से थर-थर काँप रही थी और कह रही थी कि तुम लोगों से हज़ारों बार कह चुकी हूँ कि मुझे चाबी के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। चाबी का पता मेरे अम्मी अब्बू को होता है। वे इस वक्त घर में मौजूद नहीं हैं। ये बात सुनकर उनके सरदार ने कहा कि घर में जो भी कीमती सामान है वे ले लो और इस हुस्न परी को भी साथ में ले चलो। हमें यहाँ पर डालने का कुछ तो फ़ायदा हो। ये सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा तो ये लोग इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। मैंने हिम्मत की और उन डाकुओं से भिड़ गया। मैंने डाकुओं के सरदार के सिर पर एक ज़ोरदार डंडा मारा जिससे वे बेहोश हो गया। सरदार के गिरने से बाकी लोगों की भी हिम्मत जवाब दे गई। वे अपने सरदार को वहाँ से लेकर भाग खड़े हुए, मगर उनमें से एक डाकू ने जाते जाते मेरे पैर पर गोली मार दी। रिमशा ने मुझे जल्दी से गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गई। मैं थोड़े दिनों के इलाज और आराम के बाद ठीक हो गया था। इस अरसे में रिमशा मुझसे रोज़ मिलने आई और मेरा हर तरह से ध्यान रखा। वे बस यही कहती थी कि मेरी जान तुम्हारी वजह से ही बची है। मैंने उसके दिल में जगह बना ली थी और एक दिन उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दी थी। कहाँ मैं गरीब इंसान और कहाँ वह महलों की शहज़ादी। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैंने जो किया वह मेरा फ़र्ज़ था, मगर वह भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। उसने अपने माँ बाप के सामने मुझसे शादी करने की फरमाइश कर दी और फिर वही हुआ जो हर कहानी में होता है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और फिर ऐन बारात वाले दिन वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे घर आ गई। मैंने उससे बहुत कहा कि अभी भी वक्त है, अपने कदम वापस पलट लो। मेरी और तुम्हारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तुम्हें वह ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा जो ज़िंदगी तुम्हें जीने की आदत है। उसने कहा कि मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूँगी। उसकी हिम्मत देखकर मैं भी मजबूर हो गया और हम दोनों ने निकाह कर लिया। उसके माँ बाप भाइयों ने उसे अपनी ज़मीन जायदाद और अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे एक फर्माबरदार बीवी निकली। उसने हर तरह से मेरा साथ दिया। शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और इन 9 सालों में हम 4 बच्चों के माँ बाप बन गए थे। मेरे साथ उसने हर तरह की मुसीबतें उठाईं, मगर कभी ना तो शिकायत की और ना ही कभी अपने माथे पर शिकन पड़ने दी। उसकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी। वह महलों में रहने वाली मेरे साथ भैंसों का काम किया करती थी, मुर्गी बच्चों की देखभाल करती थी। मैं भी अल्लाह से दुआ मांगा करता था कि अल्लाह मुझे इतनी माल दौलत दे दे कि मैं उसे फिर से महलों की रानी बना दूं। मैं मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर यकीन रखता था। मैं बिना पानी का प्योर दूध बेचता था, इसलिए मेरे दूध का दूर दूर तक नाम था। कुछ लोग तो मेरे घर से आकर ले जाते थे और कहीं कहीं पर मुझे खुद ही जाकर दूध और अंडे पहुंचाने होते थे। जंगल में एक फ़ौजियों का ट्रेनिंग कैंप था जहां पर मैं रोज़ ही दूध और अंडे पहुंचाता था। मैं वहां पर रोज़ साइकिल से जाता था, मगर उस दिन मैंने वहां पर जाने के लिए साइकिल उठाई तो उसमें पंचर था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे सही करवाने में लगा तो यहीं पर ही शाम हो जाएगी। मैंने वहां पर पैदल जाना ही मुनासिब समझा और अंडों को एक थैले में रख लिया और दूध की बाल्टी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा।
मुझे वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा वक्त तो लगा, मगर मैंने वे सारा सामान वहाँ पर पहुँचा दिया और जल्दी जल्दी वापस घर की तरफ जाने लगा। अचानक ही काले काले बादल छाने लगे और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था कि अचानक कीचड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं लुढ़कता हुआ एक खाई में गिर गया। एक वक्त तो ऐसा था जब मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि अब मैं नहीं बचूँगा। मैं अब खाई में बिल्कुल नीचे पहुँच गया था। मैं बामुश्किल खड़ा हुआ और अपने आप को झाड़ने लगा। तभी मेरे कपड़ों में से एक चमकता हुआ पत्थर नीचे गिरा। मैंने उसे हाथ में उठाकर देखा तो वह एक छोटा सा हीरा था जिसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं कुछ देर तो उसे हाथ में पकड़कर चलता रहा कि चलो मुझे इससे थोड़ा रास्ता तो नज़र आ रहा है, मगर फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि ये जिसके पास से गिरा होगा वह तो इसे यहीं पर ही ढूंढेगा। मैं इसे अपने साथ लेकर कैसे जा सकता हूँ। मैंने उसे वहीं पर एक पेड़ के नीचे रख दिया और चारों तरफ देखने लगा कि अब मैं किस तरफ जाऊँ। अचानक मैंने पेड़ की तरफ देखा जहाँ मैंने वह हीरा रखा था। मैंने हैरानी से देखा कि वह तो वहाँ पर अब वह हीरा नज़र नहीं आ रहा है। उसे कौन उठाकर ले गया, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल मुझे जल्दी से अपने घर पहुँचना था क्योंकि अब भी हल्की हल्की बारिश की बूंदें मुस्तकिल पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी और तेज़ बारिश होगी। मुझे ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा था। मैं सीधा सीधा ही चलने लगा। मैं अभी थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था, मगर उसकी आंखें दिख रही थीं। वे लड़की मुझे ही देख रही थी। मैंने सोचा चलो इस लड़की से ही वापसी का रास्ता पूछता हूँ। ये यहाँ पर है, इसका मतलब कि गांव जाने का रास्ता कहीं आसपास ही होगा। मैंने उस लड़की को जाकर सलाम किया और उससे पूछा कि तुम इतनी भयानक रात में जंगल में क्या कर रही हो। मेरी बात का जवाब देने की बजाय उसने मुझसे ही सवाल पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने उसे सारी बात बता दी। वे बोली चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँगी। वे आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह बहुत दूर तक चलती रही और फिर एक टूटे फूटे खंडर के अंदर चली गई। मुझे भी उसने अंदर आने का इशारा किया तो मैं भी उसकी बात मानकर अंदर जाने लगा, मगर मैं ये देखकर ठिठक कर रुक गया कि उस खंडर की दीवारों पर बहुत लंबे लंबे और मोटे सांप चिपके हुए थे। वह मुझसे बोली कि डरो मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं डरता डरता आगे बढ़ रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली आ जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई जहाँ पर एक सांप का फन फैलाए नुमा कुर्सी थी और उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने देखा कि उस लड़की ने वहाँ पर पहुंचकर मेरा हाथ छोड़ दिया और उस आदमी के सामने हाथ जोड़ते हुए एक नागिन में तब्दील होने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। फिर वह दोबारा से लड़की बन गई और उस आदमी से बोली ये देखिए, ये वही ईमानदार आदमी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में किया गया है। हमारी खोई हुई नागमणि भी इसने ढूंढ दी है। उसके हाथ में वही लाल रंग का हीरा था जो मुझे जंगल में मिला था। उसने वह हीरा उस आदमी को दे दिया। वह हीरा हाथ में लेते ही उस आदमी की आंखें हरे रंग की हो गईं और वह भी एक काला लंबा खौफनाक नाग बन गया। फिर वह दोबारा ही एक आदमी की शक्ल में आ गया। मुझे डरता देख वह मुझसे बोला तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने जो काम किया है उसके बदले में तुम जो भी कहोगे हम करेंगे। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर वापस जाना है। अगर मैं जल्दी ही अपने घर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वे लड़की बोली कि बाहर जाने का रास्ता तो सिर्फ वही बता सकती हैं। अब तो हमें ये नागमणि मिल गई है, अब तो हम उन्हें यहाँ पर बुला ही सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि तुम नगीना के साथ मिलकर उन्हें बुलाने की कोशिश करो। वे मुझे एक दूसरे कमरे में ले गईं और उन्होंने मुझे बहुत सारे फल खाने के लिए दे दिए और मुझसे बोलीं आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने घर पर पहुँच जाएं। उसने खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वह आंखें बंद करके कुछ पढ़ रही थी।
तकरीबन 1 घंटा होने वाला था, तभी एक दूसरी नागिन वहाँ पर आई और उससे बोली, महज़बी आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूँ, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और ये आदमी कौन है। उसने आंखें खोल दी और उसे बता दिया कि वही इंसान है जो हमारी नागमणि ढूंढ कर ला सकता था, और आज उसने हमारी नागमणि हमें ढूंढ कर दे दी है। ये सुनकर वह नागिन भी एक खूबसूरत लड़की बन गई और उससे खुश होते हुए बोली कि तुम सच कह रही हो। उसने कहा कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वह नागमणि पहरेदार नाग को दे दी है, मगर अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसे इंसानों की बस्ती में दोबारा भेजने के लिए हम दोनों को साथ में मंत्र पढ़ने होंगे। बड़ी नागिन भी आ जाए और वे राज बताए, जिससे ये आदमी अपने बीवी बच्चों के पास सही सलामत पहुंच जाए। उन दोनों ने साथ में खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और वे दोनों लगातार पढ़े ही जा रही थी कि वहाँ पर एक काला नाग आ गया। उसकी फंकार की आवाज़ से उन दोनों ने आंखें खोल दी और बोली, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस नागिन को यहाँ पर बुलाने की। उसने अपनी पूंछ से उन दोनों पर वार किया। वे दोनों पहले से ही इस हमले के लिए तैयार थीं। वे उसके वार से बच गईं और पलट कर वे दोनों भी नागिन बन गईं। अब वे तीनों लड़ने लगे। वह उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर था। लग नहीं रहा था कि वो दोनों उसे हरा पाएंगे, मगर तभी नगीना लड़की बन गई और एक तेज़ धार का चाकू उठाकर उस पर वार कर दिया। उस चाकू के वार से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। फिर महज़बी भी लड़की बन गई और उसने एक चाकू उठाकर उस पर वार करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में ही वह लहूलुहान होकर तड़पने लगा और मर गया। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद करके फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला था, तभी नीचे ज़मीन में से ही एक नागिन निकल कर बाहर आई और उन दोनों से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वह आंखें खोल कर बोली कि आपने कितनी देर लगा दी, हम आपको कब से बुला रही हैं। वे बोले कि हाँ, मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि नागमणि भी वापस मिल गई है और तुम दोनों ने इस शेषनाग को भी मार दिया है। नगीना ने बताया कि वही इंसान है जिसकी वजह से हमें नागमणि मिली है, मगर अब ये नागलोक में फंसा हुआ है। जब तक आप सबको वे राज नहीं बताएंगी जो सिर्फ आप जानती हैं, ये यहाँ से नहीं जा पाएगा। अब सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और यहाँ पर ये परेशान है कि वहाँ इसके घर वालों पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। ये हमारा मददगार है, इसका ज़िक्र सालों पहले ही हमारी किताबों में हो चुका है कि एक ईमानदार आदमी की वजह से हमारी नागमणि हमें मिल जाएगी। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे सही सलामत यहाँ से भेज दें। वे नागिन, जो दिखने में थोड़ी बूढ़ी सी थी, बोली कि आज वे दिन आ गया है जब मैं दोबारा नागलोक में आई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वे अभी कल ही की बात है। मैंने और मेरे नाग साथी ने सालों की तपस्या के बाद नागमणि हासिल की थी, मगर इस शेषनाग की नज़र हमारी नागमणि पर थी। इसने इंसान की शक्ल बनाकर एक सपेरे को पैसों का लालच दिया और हमारे पीछे लगा दिया। एक दिन जब हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे, उस सपेरे ने धोखे से मेरे नाग साथी को पकड़ लिया और उसे मेरे सामने ही बेरहमी से मार दिया। मगर फिर चालाकी से मैंने उसके पीछे आकर उसे दबोच लिया। हम दोनों की लड़ाई में फिर नागमणि पता नहीं वहाँ से कहाँ गायब हो गई और उस लड़ाई में आखिर में मेरी जीत हुई और मैंने उस सपेरे को डस लिया और अपने नाग साथी को लेकर वहाँ से गायब हो गई। लेकिन वहाँ से जाते समय मैंने नागलोक के दरवाज़े पर एक मंत्र पढ़ दिया था, जिससे कोई भी इंसान दोबारा यहाँ पर दाखिल ना हो सके। लेकिन ये इंसान बाकी इंसानों की तरह नहीं है। ये एक फ़रिश्ता है जिसने हमारी खोई हुई नागमणि वापस दिला दी है। मैंने इतने सालों तक ये बात सबसे छुपाई थी कि मेरा नाग साथी इस दुनिया में नहीं है और हमारे सारे साथी यही समझ रहे थे कि हम दोनों कहीं पर तपस्या कर रहे हैं। इसी बात से डर कर शेषनाग नागलोक में हमसे दूर रहते थे, नहीं तो अब तक तो वे पूरे नागलोक पर अपना कब्ज़ा कर चुके होते और उनका कहना ना मानने वाले को मार देते।
महज़बी ने उससे कहा कि अब आप आ गई हैं और नागमणि भी वापस मिल गई है, तो हम इस नागलोक में फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आप ही नागलोक की कुर्सी की असली हकदार हैं। उस बूढ़ी नागिन ने कहा कि लेकिन पहले हमें नागलोक के दरवाज़े पर से वे मंत्र हटाकर इस आदमी को इसके घर भेजना होगा। मैं वहाँ पर जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। तुम दोनों इसे इसकी अच्छाई का इनाम देकर यहाँ से इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दो। बूढ़ी नागिन वहाँ से चली गई और महज़बी और नगीना ने मुझे 2 बक्से ला कर दिए, जिसमें बहुत सारे हीरे, जवाहरात और सोने की अशरफियाँ थीं। उन दोनों ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपकी एहसानमंद हैं, ये नजराना कबूल कर लीजिए। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में ही मेरे कानों में मेरी बीवी रिमशा की आवाज़ आई कि आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने जल्दी से आंखें खोल कर देखा तो मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर में खड़ा हुआ था। मैंने अपनी बीवी को गले लगा लिया और उसे पूरी बात बता दी। अब मैंने नागिन के दिए हुए ख़जाने से अपनी बीवी के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया। उसकी खिदमत के लिए घर में नौकर चाकर भी रखवा दिए। अब वह फिर से महलों की रानी बन गई थी।